हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक हमारे नेक्स्ट वीलॉग में, जो कि कंटिन्यूटी है हमारे पिछले वीलॉग पे, जिसमें हमने डॉक्टर आसिम मुनीर के डॉक्ट्राइन के ऊपर हमने गुफ्तगू की। इट वाज अ ब्रीफ डिस्कशन, क्योंकि बहुत सारी डिस्कशन ऑलरेडी डिफरेंट टीवी चैनल्स पे हो रही है, यूट्यूब चैनल्स पे हो रही है। तो उसमें थोड़ी सी चीज़ों को हमने डिस्कस किया, टच किया, लेकिन उसी की कंटिन्यूटी के तौर पे आज हम जो सवाल पिछली वीडियो के एंड पे छोड़ गए थे, और प्रोफेसर साहब ने ये कहा था कि हम अगली वीडियो में इस पे बात करेंगे, वो था कि पॉलिटिकल पार्टीज, पाकिस्तान की जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनका फ्यूचर अगले सिस्टम में या मौजूदा जो जो आसिम मुनीर डॉक्ट्राइन है, उसमें क्या बनता दिखाई दे रहा है। उसी सवाल से शुरू करेंगे। और भी सवाल हैं बड़े इंपॉर्टेंट, इमरान खान के नाकामियों के हवाले से भी हैं, पॉलिटिकल पार्टी पीडीएम की गवर्नमेंट की नाकामियों के हवाले से भी हैं। लेकिन पहला सवाल जहाँ से हम प्रोफेसर मुबारक हैदर से इस गुफ्तगू का आगाज करना चाहेंगे, वो ये है कि आसिम मुनी डॉक्ट्राइन में पॉलिटिकल पार्टीज का फ्यूचर आप क्या देख रहे हैं? देखिए, फ्यूचर इस पे डिपेंड कर रहा है कि जो इश्यूज जिनसे पाकिस्तान की इकोनॉमी में कोई पॉजिटिव टर्न आ सकता है, वो पॉलिटिकल पार्टीज के बस में नहीं रहा। जितनी ये पिछले पीरियड की एक ब्रीफ बात जो आपको और हम सबको जाननी चाहिए, वो ये है कि 70s के एंड तक, बल्कि 80s के एंड तक, जब सोवियत यूनियन का फॉल हुआ, तब तक एक दुनिया भर में करंट चल रही थी सोशलिज्म के थ्रेट की भी कह लें, या सोशलिज्म के प्रॉमिस की। सदियों से इंसानों का जो एक ख्वाब है बराबरी का, उसको सोवियत यूनियन ने या सोवियत इनकलाब ने उसको बज़ाहिर कामयाब करने की कोशिश की। और चूंकि ये ह्यूमन बीइंग्स का एक ख्वाब है कि बराबरी हो, सबको एक जैसे मौके, एक जैसी जिंदगी मिले, तो वो फिर सोवियत इनकलाब के बाद अब दबाव पड़ा पूरी कैपिटलिस्ट वर्ल्ड पर। तो उसके नतीजे में बड़े कॉम्प्रोमाइजेस शुरू हो गए, जिसमें वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट आया। होता क्या है कि ख्वाब होते हैं इंसानियत के, लेकिन ख्वाब हमेशा पूरे जल्दी से नहीं हो जाते। ख्वाब पूरे होने के लिए ह्यूमन बीइंग्स को लंबी जदोजहद करनी पड़ी है, जो हम सब जानते हैं कि हजारों लाखों बरस की जदोजहद है कॉन्शियस ह्यूमन बीइंग की, टू टू कंप्लीट योर टू अटेन योर ड्रीम। तो वो नहीं हो रहा था। अब ये जो हुआ, ये ख्वाब और खलल का फर्क, जैसे मैं कहता हूँ ना, ख्वाब था बराबरी का, मसावात का, सबके बराबर इंसान। लेकिन खलल आया सोशलिज्म के इनकलाब से। कैपिटलिस्ट का जो नॉर्मल इम्प्रूवमेंट थी वो रुकी। उन्होंने, चुनाचे यूरोपियन नेशंस ने, इवन अमेरिका ने, बहुत दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक ने वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट ले लिया, जिसमें स्टेट जी। कैपिटल बन गया। अब पाकिस्तान उसी अजियत में मुब्तला है बनने से लेके आज तक, कि आपने रेलवे बनाई, स्टेट स्टील मिल बनाई, आपने वापडा बनाया, आपने जो भी प्रोजेक्ट थे गवर्नमेंट के, वो एक जमाने में तो गवर्नमेंट बनाती थी और बेचती थी। अब ये जो एक खलल बना, इसे हम खलल इसलिए कहते हैं कि वेलफेयर स्टेट के नतीजे में एक बहुत बड़ा तबका मुआशरे का मेहनत कोशिश से जी चुराने लगता है, क्योंकि अपॉर्चुनिटी ऑफ स्टेट सुपरविजन, स्टेट रिवार्ड होती है, वो यहाँ थी। अब वो इतनी पावरफुल हो गई पाकिस्तान में, और ख़ास तौर पे जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की जो नेक नियति की मूवमेंट थी अवाम को फ़ायदा देने, 22 खानदानों के खिलाफ, तो वो उसके नतीजे में एक तमन्ना, एक आरजू, एक उम्मीद, एक दावा अवाम का बन गया कि जी नौकरियां मिलनी चाहिए। और लोग कमाई, मुल्क कमाई करता है तो अवाम के लिए करता है। तो इस कॉन्सेप्ट के ऊपर जो इदारे बने, वो सारे के सारे ओवर एम्प्लॉयमेंट की वजह से गर्क होने लग गए। और पैरासिटिक एटीट्यूड्स जो हमारे माशरे में, जिसको हम बाकायदा, अब पैरासिटिक कॉलोनी, पैरासाइट कॉलोनी बन गया ना पाकिस्तान। हर वक्त ये देखते हैं कि जी। बाहर से पैसा आए, बाहर से चीज आए, हम बैठ के खाएं, गवर्नमेंट कमा के हमें दे। हम कहते हैं जी अमीरों का पैसा एक, उनसे लो टैक्सेस, वो ठीक है, टैक्सेस होने चाहिए, लेकिन उसमें बेसिक मसला ये बन गया कि जो घाटे में जाने वाले स्टेट इंस्टीट्यूशंस बन गए, नेशनलाइज्ड या
स्टेट रन इंस्टीट्यूशंस, उनको नेशनल डी नेशनलाइज करना, प्राइवेटाइज करना एक इतना बड़ा डिफिकल्ट चैलेंज बन गया जो पॉलिटिकल पार्टीज के बस में नहीं है। जो सच्ची बात है, कोई पॉलिटिकल पार्टी जो इतना बड़ा रिस्क लेगी कि वो लोगों में बदनाम होने के लिए तैयार हो जाए और वो कहेगी जी हमने सारा इसको हमने प्राइवेटाइज कर दिया, और जो फालतू लोग हैं जो कमाई में जो इदारे को मुनाफा बख्श बनने से रोकते हैं उन्हें निकाल दो, तो क्या होगा? उस पॉलिटिकल पार्टी का तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। उसके वोटर्स, एक पब्लिक ओपिनियन बन जाएगी, ये तो जी अवाम दुश्मन है, सरमायादारों के एजेंट। अब ये एक एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम जिसको इस वक्त कहा जा रहा है कि जो जो डॉक्ट्रीन है मौजूदा, जो पहले भी जर्नैलों ने दिया, उसमें मकसद ये है कि हम उनको डी नेशनलाइज यानी प्राइवेटाइज करें, ताकि वो नंबर वन उसका बोझ जो हमारे खजाने पे है वो हट जाए, नंबर दो वो खुद कमाई करने लग जाए और उसके नतीजे में सर्विसेज बेहतर हो जाएं, निज़ाम बेहतर हो जाए और मुमकिन है कि मुआशरे की इकानमी में भी कंट्रीब्यूट करने लग जाए। तो एक सबसे बड़ा चैलेंज जो पॉलिटिकल पार्टीज को था, अगर वो उन्होंने इसको रियलाइज करके तो एक अनरिप्रेजेंटेटिव डिक्टेटरशिप को दे दिया है इख्तियार कि तुम इसको प्राइवेटाइज कर दो, तो मैं समझता हूं कि ये प्रॉपर और लेजिटिमेट डिसीजन है, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज अफोर्ड नहीं कर सकती, यानी प्राइवेटाइज करने के जो रिपरकशंस हैं वो कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं सह सकती। इमरान खान भी चाहे जितना मर्जी पॉपुलैरिटी का दावा है नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत बड़ा एक एजुटेशन का इशू बन जाएगा कि जी आपने जिसने निकाला है लोगों को नौकरियों से और सरमायादार के हवाले कर दिया इदारों को, वो किस तरह से नुमाइंदा हो सकता है अवाम का? लेकिन देखें, प्राइवेटाइज करने का जो इशू है वो ये दो तीन जगह हमने अभी रिसेंट हिस्ट्री में देखा। इसराइल ने पहले आते ही सोशलिज्म रखा, 45 के बाद काफी देर तक वो सोशलिज्म के पीछे पड़े रहे, लेकिन ये जो मौजूदा प्राइम मिनिस्टर है नेतन्याहू, इस आदमी की कामयाबी का सोर्स ये है कि इसने जुर्रतमंदाना फैसले किए और प्राइवेटाइज कर दिया, और जिसे कहते हैं फुल क्लासिकल कैपिटलिज्म को ओपन कर दिया कि आप जो बेहतर बनाए, जो बेहतर काम करे, जो बेहतर मैनेज करे वो मालिक। ये को गवर्नमेंट एक जो ओनरशिप का इशू है जिसपे आप सोशलिज्म से के ऊपर मेरे साथ बात करेंगे तो मैं वजाहत करूंगा कि कहाँ पे पिटफॉल्स हैं सोशलिस्ट सिस्टम के, तो वो बात उन्होंने रियलाइज की, फिर इंडिया ने रियलाइज की, मनमोहन सिंह के दौर में आके समझ आनी शुरू हुई, और अब वो पूरी तरह से इसको कर रहे हैं कि जो ये दौर है कैपिटलिज्म का, इसको अभी तेजी से आप खत्म करके तो एक अननेचुरल सोशलिस्ट सिस्टम क्रिएट नहीं कर सकते, क्योंकि वो सिस्टम बनेगा जब एक कोई नया तबका निकलेगा, वो लंबी बहस। अब इस वक्त ये बात मौजूदा पॉलिटिकल पार्टीज के हक में है कि कोई डिक्टेटरशिप या कोई नॉन रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट उनके दिए हुए मैंडेट के जरिए वो अनप्लेजेंट फैसले कर दे जो उनसे नहीं हो सकेंगे। बस एक और बात है स्मगलिंग को रोकना। देखिए, स्मगलिंग को रोकना इस वक्त जो माफिया है, स्मगलिंग माफिया है, या जितने भी माफिया पाकिस्तान में एक्टिव हैं वो मुसल्ले हैं, उनके सबसे पीछे जो उनके सबसे बड़ी ताकत है वो टेररिज्म की है। टेररिज्म खुद माफिया है जो अल्टीमेटली इकोनॉमी को कंट्रोल करने के लिए आया है। उनका मेन मोटिव हमेशा इकोनॉमी पे कंट्रोल, इकोनॉमी पे कब्जा करने का होता है। अब वो भी मौजूद है, और जो स्मगलर हैं वो तो बाकायदा बंदे कत्ल हुए हैं, आपको मालूम है कि उनको रोकने वालों को मार दिया गया। तो इसको भी रोकने के लिए पॉलिटिकल पार्टीज के पास वो हार्ड हिटिंग जो मैंडेट है वो नहीं होती, उनको अपने नहीं, लेकिन इसमें बड़ा जरूरी ये भी साथ साथ इसको भी देखते जाएं कि इसका मतलब ये है कि हमारा जो पॉलिटिकल सिस्टम रहा है या पॉलिटिकल सिस्टम है वो नाकाम है। उसमें पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो नाकाम भी, जो आपकी बातों से लग रहा है वो नाकाम भी हुई हैं,
और इसका उसमें मतलब तो ये आप हुआ कि पॉलिटिकल। जी। सही है, वो ठीक है, नाकाम तो लफ्ज तो दुरुस्त है, लेकिन नाकामी के पीछे वजूहात होती है ना, और वो वजूहात बाज औक़ात आपकी इनोसेंस को प्रूव करती। नाकाम आप हुए, लेकिन आप इनोसेंट थे, आपकी गलती नहीं थी, आपके ऊपर दबाव ऐसे थे जो आप जिनको मुकाबला आप नहीं कर सकते थे। अब एक मुल्क बना, उसकी बड़ी जबरदस्त बहस है वो, और कितने ही जगह पे ये हो चुकी है कि पाकिस्तान एक नेचुरल और दुरुस्त स्टेट था जो वजूद में आई। वो स्टेट इस काबिल थी, उसकी बुनियादें थी, उसके पास कोई प्रोग्राम था, या ये एक पुलिया ज़्यादा बच्चा था जो पैदा हुआ और वो आज तक रींग रहा। ये एक लंबी एक अलग बहस। अब आप देखें कि ये पॉलिटिकल पार्टीज उस रेंगते हुए पोलियो ज़्यादा बच्चे को खड़ा नहीं कर सकती, तो आप कहेंगे कि जी ये उसके बस की बात नहीं। एक आदमी 50 किलो का नातमा कमजोर सा बंदा है, और उसको आप 85 किलो का एक लोथड़ा खड़ा करने की कहते हो, उससे कैसे खड़ा हो जाएगा? उसके लिए जाहिर है कि एक तगड़ा आदमी आके उसको पकड़ के उठाएगा। तो इसमें ये कहना कि जी ये नाकाम हो गया, इनकॉम्पिटेंट है, नो, इनकॉम्पिटेंस के भी हजारों तरीके, हजारों तरह उसके उसलूब हैं, उसके मोड्स हैं फेल्योर के। पॉलिटिकल पार्टीज कभी दुनिया भर में जमहूरी पार्टियों का फेल्योर इसमें नहीं होता कि वो कितनी शिद्दत से स्मगलर से जंग कर सकते हैं या टेररिज्म को रोक, उन्होंने फिर फौजों के जरिए रोकना है ना। ये तो अल्टीमेट आर्म्ड फोर्सेस का, आर्म रिवोल्ट का मुकाबला आर्म पावर से ही होता है। और पॉलिटिकल पार्टी के पास अगर आर्म्ड जो फोर्स है आपके मुल्क की, वो उसकी टोटल कमांड में नहीं है, तो आप क्या करेंगे? उसका यानी आप ये कहें मजबूरी है। यानी उनके डिस्पोजल पे पूरी तरह ये आपके आर्म फोर्सेस या आपके जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज है वो नहीं होती, जिसकी वजह से वो फिर नाकाम होते हैं। ये दुरुस्त है, मैं यही कह रहा हूँ। ये बार बार ऐसा हुआ है कि आर्म फोर्सेस ने इस मुल्क में, वो जो हम कहते हैं ना कि लोग इदारे अपनी अपनी हदों से बाहर निकल गए हुए हैं। जो जहां जहां ताकत किसी की बड़ी है, वो अपने हाथ से बाहर निकल गया। और इसके पीछे फिर वही जो मैंने ह्यूमन रिसोर्स की बात आपके पिछली दफा बात बहस में की थी। जी। ह्यूमन जी। रिसोर्स के डेवलपमेंट के होने का मतलब होता है कि लोग अपनी हदों में रहना जानते हैं। लोग बावजूद इसके कि उनके पास ताकत है हाथ से निकलने की, वो डिसाइड करते हैं कि मैंने हाथ से आगे नहीं जाना। ये इसे हम कहते हैं ह्यूमन रिसोर्स की डेवलपमेंट, कि लोग मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सेप्ट करें। एक आदमी CSS करके आता है, वो एक खास कॉन्ट्रैक्ट के तहत आता है कि मैं ये जॉब करूंगा, इतनी तनख्वाह में करूंगा। लेकिन जब वो आता है और वो देखता है अपनी ताकत और अपने इख्तियारात और इर्द गिर्द लोगों की खुशामदें, और उसके आगे पीछे होते हैं लोग और कहते हैं सरकार ने फैसले करने, तो वो आदमी उस वक्त उसका चॉइस होता है कि वो अपने मॉरल फाइबर की ताकत से अपनी कमिटमेंट के अंदर रहता है, या निकल के खेलना लग शुरू हो जाता है। वो अपनी निकल के खेलते खेलते वो इस हद तक जाता है कि वो कहता है कि तमाम चीजें ही मेरे लिए बनी है, मैं जो मर्जी करूं वो क्योंकि मैं कर सकता हूं। तो ये वो ह्यूमन रिसोर्स का फेल्योर है, जहाँ मोरालिटी का, एथिकल स्टैंडर्ड्स का फेल्योर है, जो आपने बचपन से अपने औलादों को नहीं सिखाया कि व्हाट इज लॉ, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, क्या होते हैं कायदे मुआशरे में रहने के। तो नतीजा ये होता है कि जहां ताकत आती है आपके हाथ में, आप मर्जी करते हो अपनी, आप बिल्कुल किसी स्टैंडर्ड को नहीं मानते हो। तो ये जो आर्मी के लोगों के का जो एक कांडक्ट है कि जर्नैलों ने अपनी हदों से निकल के अपनी अपने इख्तियारात बनाए और इख्तियार और इस्तेमाल किए, बनाए और इस्तेमाल किए जो उनको नहीं दिए गए। और वो आज तक उसका प्रॉब्लम है। जब उन्होंने कहा जी हम आइंदा इसमें मुदाखलत नहीं करेंगे, तो हम उस वक्त भी ये बिल्कुल मानने को तैयार नहीं थे कि ऐसा होने ये होता है। जब इख्तियारात से पीछे हट के आप अपनी हदों में आना चाहते हो, तो उसके भी दो वजूहत होती। या तो आपके आगे खड़ी हुई ताकत इतनी मजबूत है कि वो आपको धकेल के वापस अपने अपने क्रीज में भेजना चाहती है, भेज सकती है। या आपके अंदर का निगरान, जिसे हम कहते हैं
ह्यूमन मॉरल फाइबर वो इतना पावरफुल है कि वो आपको कहता है कि नहीं, मैं गलत खेला हूं, मैं गलत आगे गया था, मुझे मौका था भी तो मैं अब वापस नहीं करूंगा और मैं अपने हदों के अंदर खेलूं। तो ये दो, अब वो दोनों चीजें अगर नहीं है तो क्या होगा? लोग अपनी हदों से बाहर होकर करते रहेंगे। अब यहाँ पे सिचुएशन ये है कि जितनी मायूसी की बुनियादें हैं वो सारी बड़ी मजबूत बुनियादें हैं। आप चाहें तो आप पूरी तरह कहें जी ऐसे कुछ नहीं होना। मैंने कई जगह लोगों को जी। बहुत सवाल जवाब दिए। हाँ। मैंने ये कहा कि देखें जी, वो पठान ने मौलवी साहब की लंबी तकरीर सुनी पुरसरात के ऊपर, तो वो तंग आके बोला कि जी मौलवी साहब बात को मुख्तसर करो, वो हमें बता दो कि जनाब उधर जाने का रास्ता नहीं है। तो बात, सच्ची बात ये लगता यही है कि पाकिस्तान के बनने का रास्ता है ही नहीं। अभी कल मैं 2-3 दिन से जो तकरीरें दोस्तों की सुन रहा हूँ, बड़ी मायूसी से, हार्ड हिटिंग, सब बकवास है, कुछ नहीं होना, सारा वही ड्रामा है, टोपी ड्रामा, इन्होंने फिर वही करना। वो सुन रहे, हमें भी पता है ये सारे खतरात हैं कि कुछ नहीं होना। लेकिन बात यह है कि आप क्या करना चाहते हो जब आप ये आज मैं अपने एक दोस्त की बात सुन रहा था, उसने कहा कि जी मायूसी का इजहार करना भी ना बहुत बड़ा पॉजिटिव काम होता है, इससे लोग जाग जाते। तो यार अगर लोग जागते इतने इजी होते तो मायूसी की तो अनगिनत बातें लोग सुनते रोज। हमारा वर्कर काम नहीं करता हालांकि उसको, मायूसी तो 47 से बातें हो रही है ना जी, कि पिछला हाँ दौर बेहतर था। हाँ, आप देखें ना, एक मजदूर है, उसको उसकी बीवी उसके बच्चे रात दिन मुलामत करते हैं कि ਅਸੀਂ मर गए, ਅਸੀਂ मर गए, ਅਸੀਂ खत्म हो गए, ਅਸੀਂ खत्म हो गए, और नहीं काम पे जाता। क्या मायूसी का इजहार करने से लोग मोटिवेट हो जाते हैं? ये कितनी बचगाना बात है कि जी हमें नहीं, मायूसी का इजहार। इस पे भी करेंगे, इस पे भी करेंगे क्योंकि ये थोड़ा फिलोसॉफिकल भी है और पॉलिटिकल एंगल भी है। लेकिन मैं वापस उस बात पे आऊंगा जब आपने कहा ना कि पॉलिटिकल पार्टीज की जो गलतियां हैं और जो नाकामियां हैं वो मासूमाना आपने लफ्ज यूज किया है, तो इसमें बेकसूर इमरान कहता हूं खान जो। मैं ये जी। मासूमाना नहीं, मासूमाना लफ्ज शायद दुरुस्त नहीं, जो करेक्ट इसका एक्सप्रेसिव वर्ड है वो ये है कि बियॉन्ड देयर पावर। बात चीजें थी जो उनके पावर और मेरिट और टैलेंट से ज्यादा बड़ी थी, जो उनसे नहीं हो तो सकती थी उसी में। इन ए गिवन सिस्टम। देखिए गिवन सिस्टम है ना, जिसमें आपका ह्यूमन फाइबर, आपके अवाम, जो आपके आपके कारकुन, आपका पॉलिटिकल कल्चर, आपका रिलीजियस कल्चर, आपकी हिस्ट्री, आपकी साइकोलॉजी, वो क्या क्या बलाएं हैं खराब हुई हुई, कितने अमराज अमराज है। उन अमराज में एक पॉलिटिकल पार्टी का लीडर बड़ी हद नेक नियत हो सकता है, उसको पूरा जो मॉब मिलता है अपने साथ, वो सारे ट्रेंड नहीं होते, उनमें कोई 1 2 10 इंस्पायर्ड मोटिवेटेड हो सकते हैं, लेकिन वो उसको ताबन नहीं देते, क्योंकि वो सारे के सारे फखरिया कहते हैं कि जनाब हमने अपनी जिंदगी ठीक करनी है, या मुल्क कौम है, नारे होंगे ने, बकवास तो होता है। इस तो इसमें आप फिर इमरान खान को भी ये फिर आपका पूरा आर्गुमेंट कहीं ना कहीं इमरान खान की फेवर में भी जा रहा है, जिसमें फिर कि इमरान खान के बारे में उसके फॉलोअर्स सारे ये कहते हैं कि इमरान खान तो साफ नहीं होता, करना चाहता था लेकिन टीम अच्छी नहीं मिली। तो और नहीं, फिर आप गिवन उसमें सर्कमस्टेंस की बात सॉरी, कर रहे मैं बात काट इसलिए रहा हूं कि ये बात मुझे समझ आ गई। बात ये है, इमरान खान हो या कोई हो, हम दावों को कम से कम उसकी डिटेल में जो एजेंडा है उसकी मदद से देखते हैं। एक आदमी, दो बातें पॉलिटिकल पार्टी के जो जजमेंट, उसको जज करने के लिए दो बातें बुनियादी हैं। एक, उसका प्रोग्राम का लेआउट, क्या कह रहा है वो, मैंने क्या करना। नंबर दो, उसकी इस काम को करने की सलाहियत, उसका रिकॉर्ड, या उसके पास जो टैलेंट है, या उसके पास जो लोग हैं, जो उसकी टीम है, उनकी सलाहियत। और फिर तीसरी होती है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी का उस पर कंट्रोल नहीं, वो होता है कि पब्लिक का जो जो लेवल है डेवलपमेंट को लेने का और कोऑपरेट करने का, और सस्टेनेबल सिस्टम को सस्टेन करने का। खैर ये बातें, बहुत सी बातें, पॉलिटिकल पार्टी का जो इमरान खान के बारे में आप कह रहे हैं, उसके पास ना तो कोई एजेंडा है,
आज तक मैंने नहीं सुना कि वो बताए कि मैंने ये करना। उसके पास कोई बात नहीं। वो सिर्फ अपनी वो जो क्रिकेट की और हॉस्पिटल की जो एक पॉपुलैरिटी बनी थी, एक क्रेडिबिलिटी, उसके ऊपर वो नाच रहा है शख्स आज तक। अभी भी जेल में बैठा हुआ भी वो सबको रिजेक्ट तो करता है चोर डाकू कह के, लेकिन आज तक उसने कभी नहीं बताया। ये जो डॉक्ट्रीन में बता रहे हैं, कम से कम ये बातें जी तो आप रटी हुई भी तो बता सकते थे ना, कि मैं जी मिनरल डेवलप करूंगा, एग्रीकल्चर डेवलप करूंगा, मैं डी नेशनलाइज करके इदारे जो सिख इन जो आपके इंस्टीट्यूशन या इंस्टीट्यूशन आपके जो इदारे हैं उनको आप सेहतमंद बनाने के लिए प्राइवेटाइज कर देंगे। आई मीन कुछ तो कहेगा ना। वो आज तक उसने कोई कहा कि मेरा ये एजेंडा है, मैं बिजली कैसे पैदा करूंगा, मैं अच्छा फॉरेन पॉलिसी में मेरी क्या प्रायोरिटीज हैं। आज तक अभी आप इंडिया के साथ सुलह नहीं करते। ये अब एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम एक और जो कि मजबूरी पार्टीज की बन गई। पॉलिटिकल पार्टी कोई भी नहीं खुल के कह सकती कि इंडिया के साथ ये लड़ाई बिल्कुल फेक लड़ाई है, इसका कोई मोटिव नहीं रह गया अब। ये आर्मी के जो मौजूदा जनरल्स हैं वो कॉन्शियस है इस बात से। सब लोग कॉन्शियस है, ना माने तो आपकी मर्जी, कॉन्शियस है आप कि जो हमारा कश्मीर के ऊपर दावा था वो अनसस्टेनेबल दावा है, अब उसकी कोई बुनियाद बाकी नहीं रह गई। वो मुस्तकिल बैनुल अक़वामी अप्रूवल के साथ वो इंडिया ने ले लिया हो। अच्छा, और हम अपने कश्मीर को भी ठीक नहीं करते। तो ये अब जर्नैलों का, और इसी की वजह से इमरान खान ने उसके ऊपर कपड़ा मुंह के ऊपर ले लिया था ना। उसने खामोशी इख्तियार कर जी ली, कहा जी कि जुमे के दिन या पता नहीं के कौन से दिन घरों से बाहर जी 15 मिनट खड़े होना। तो मतलब ये दिस जी वाज एडमिशन ऑफ फेल्योर, एडमिशन ऑफ द डेथ ऑफ द इशू, कि इशू खत्म हो गया। अब अगर इशू नहीं रहा और आप देख रहे हो कि आपकी हालत एक ऐसे कमजोर बीमार लूले लंगड़े आदमी की सी है जो अपने पैरों पे भी खड़ा होने की सलाहियत नहीं रखता, और दावा वो ये कर रहा है कि मैं नाक चने चबवा दूंगा इस गामे पहलवान के जो मुझे ललकारता है। और गामा पहलवान कहते हैं जी मैं तो आपको ललकारता भी नहीं। बार बार इंडिया वाले कहते हैं, और उसमें एक गुना कोई शायद सच्चाई भी हो, कि हमारा तो झगड़ा आपसे नहीं, हमारा तो चीन से मुकाबला है। अच्छा, तो अब हम चीन के नुमाइंदे भी नहीं रहे, तो हमारा झगड़ा क्या। लेकिन उसको अभी कोई भी जर्नैल, कोई भी पॉलिटिशियन इतनी जुरत नहीं कर सकता, क्योंकि आपने जो लश्कर पैदा किए हैं इस मुल्क में, जो इस्लाम का तशख़्ख़ुस इस सेंस, सिर्फ ये तशख़्ख़ुस मानते हैं कि हिंदू को गाली देना, हिंदुओं और सिखों से नफरत करना, ये हमारा यानी हमारा जो नेशनल आइडेंटिटी है। तो अब ये इसके बाद कोई आप कैसे कह सकते हैं कि एक अनपॉपुलर डिसीजन कि इंडिया से लड़ाई को कम किया जाए, वो फौरी नहीं हो सकती। मगर जो अगर आप अपनी इकानमी वगैरह को ठीक करके आप पॉलिटिकल पार्टीज को सपुर्द करें कि लो जी अब आप चलाओ। ऐसा हिस्ट्री में हुआ है। सीजर्स ने अपनी वो जो इतने पुराने 2000 साल पहले, 2500 साल जी पहले, सीजर्स ने अपने दिए हुए मैंडेट को पूरा करने के बाद उसको ये किया कि वापस सेनेट के सपुर्द किया निजाम को। अगर कोई आपका सही ऐसा सिस्टम बने, अभी बार बार तो बन रहा है ना, जर्नैल 10 साल करते हैं फिर चले ही जाते हैं ना, चाहे वो जितने बैनुल अक़वामी प्रेशर, कौमी प्रेशर जो भी होता है, अगर वो वॉलंटरली कर दे। यानी ये सबक भी सीख सकते हैं कि बार बार हमें अंडर प्रेशर तो छोड़ना ही पड़ता है। तो क्यों ना अच्छा काम करके, मैंडेट के मुताबिक काम करके, मसलन ये सारे काम जो इकोनॉमी के हैं, स्मगलिंग रोकना जो पावर से रुकेगी, सख्ती से रुकेगी, और जितने माफियाज हैं उनको ब्रेक डाउन करना, ये बाई फोर्स होगा। इसमें आप उन्हें कन्विंस करने की कोशिश करेंगे तो वो नहीं होगा। चुनाचे
हम ये कहते हैं कि ये काम करने के बाद अगर कल को पता लगता है कि आपका मुल्क कंपैरेटिवली आसूदा हो गया और आपकी जो नफरत बढ़ाने वाली कुव्वतें हैं वो थोड़ा सा खुशहाली की वजह से ढीली हो गई, तो शायद आप पड़ोसी के साथ एक बिला वजह की जो लड़ाई है, नफरत है, उसको टोन डाउन कर दें। अगर दोस्ती नहीं तो कम से कम तिजारत के लिए आप एक जो कंट्रोल्ड तिजारत स्टेट की सुपरविजन में होती है वो आप कर लें, जिससे आपके दोनों का फायदा है कि आप वो चीजें बॉर्डर पार उधर से आ गई इधर आ गई। तो वो जैसे आप तेल देखे ना, ईरान से आ रहा था, वो तो हम जी जी। उसकी कई बैन अवी अरबों से हमारी दोस्ती की भी वजह है। हमने उसको रोकना है, और ये स्मगलिंग है इसलिए भी रोकना है। तो लेकिन कितना बड़ा फर्क है, 70-80 रुपए का पर लीटर डिफरेंस है। जी अगर वहां एक पाइप लगा दें आप 40 इंच कुतर का, तो पूरे मुल्क के लिए ऑयल अगर वहां से आता है तो वो कितना सस्ता है। इसी तरह इंडिया से आपकी चीजें आ जाएं या आपकी चीजें चली जाएं तो कितना बड़ा फर्क पड़ता है कास्ट का और कीमतों का। तो ये वो बातें हैं जो की जा सकती हैं, बशर्ते कि आपके मुल्क में जो इंतहा दर्जे की नफरत और गुस्से और जो वो आप हनूदो यहूदो नसारा की नफरत के जो ड्रामे हैं उनको बंद कर सकें आप, बिकॉज यू बिकम ए वाइबल नेशन। एक आप थोड़ा सा फिर शायद वक्त आने पे मेरे हमारे इंटेलेक्चुअल साथी, हमारे वाइज पीपल, वो फिर ये रोल भी प्ले करें कि भाई नेशन स्टेट बनाओ आप इसको, क्या आपकी इकोनॉमी ठीक हो गई है, सस्टेनेबल हो गए हो, लिविंग जिंदा होने की सलाहियत बन गई है, तो आप ऐसा करो कि आप इसे नेशन स्टेट बनाओ। क्रिश्चियंस को, मसीही लोगों को और हिंदुओं को, सिखों को, नॉन बिलीवर्स को भी बर्दाश्त करो। मतलब ये नामुमकिन बातें नहीं है। आप जिस दुनिया में रह रहे हो, जिस दुनिया के सारे तौर तरीके आप अपना चुके हुए हो, से आपको पहचान के बंदा शक्ल देख के नहीं कह सकता कि आप कौन हो। आपके यानी आप मुसलमान हो या क्रिश्चियन हो या हिंदू हो, आपकी हर चीज वो कॉमन है जो आज की मॉडर्न दुनिया में है। लिबास, रहन सहन, कारें, एयर कंडीशनर, घरों के डिजाइन, डेकोरेशन, वेयर यू आर डिफरेंट। कहाँ पे मुझे मुझे नहीं नजर आता कि आप तालिबान की तरह। वो सारा कुछ जब आपका उस तरह है तो वाई नॉट कि आप थोड़ा सा उसे नेशन स्टेट के पॉलिटिकल पैटर्न पे ले आए, और फिर ये काम करें कि आप अपनी कौम की मॉरल फाइबर बिल्ड करने की तालीम स्कूलों और कॉलेजों में और यूनिवर्सिटीज में दें, जो कि अगर रहना है पाकिस्तान में। और अगर पाकिस्तान ने टुकड़े टुकड़े होना है तो भाई आपकी मर्जी, कौन रोक सकता है। दैट्स ऑल आई। अब इसको सम अप करें तो जहां से हमने सवाल शुरू किया था कि पॉलिटिकल पार्टीज का फ्यूचर आसिम मुनीर डॉक्ट्राइन में हमें कितना दिखाई देता है, इसको अगर हम सम अप करें तो आप आसिम मुनीर डॉक्ट्राइन को किधर जाता देखते हैं और पॉलिटिकल पार्टीज को कहाँ पे आप वापस सिस्टम में अपना रोल प्ले करता हुआ देखते हैं, तो इसको कैसे सम अप करेंगे? इसको समझ मैं ये करता हूँ कि ये आस उम्मीद, और चूंकि शवाहिद बताते हैं कि अब वो आर्मी के वो रोल नहीं चल सकते जो पहले चलते रहे, नहीं चल सकते। तो इस उम्मीद से हम ये कहते हैं कि शायद शायद इसका इसका इम्कान है कि ये जो अनप्लेजेंट टास्क थे जो पॉलिटिकल पार्टीज नहीं कर सकती, इनको करने के बाद, इनको मुकम्मल या लाइन पे चालू करने के बाद, कहने मूव लेट मेक द मूव ऑन द राइट लाइन, और उसके बाद वो इलेक्शंस के जरिए आने वाली जमातों को आने दें, इतना ताउन कर लें कि अब वो अगर उसी लाइन पर आगे चलती हैं तो उन्हें चलने दिया जाए। जो लाइनें अच्छी बन जाएंगी उन पे चलने दिया जाए। तो मुल्क में डेमोक्रेसी और पॉलिटिकल सिस्टम की स्टेबिलिटी के ज्यादा चांसेस हैं। मौजूदा सिचुएशन में बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जितनी फ्रस्ट्रेशन है उसमें दो पॉलिटिकल पार्टीज चाहे वो जितनी मर्जी करीब हो वो इकट्ठी नहीं चल सकती, जो कि आप देख रहे हो। अभी अभी पॉलिटिकल पार्टीज दो जो बड़ी थी, जो जिन्होंने मिलकर इमरान खान को हटाया, वो अब आपस में फौरन लड़ने को तैयार हुए। तो ये जो इतनी
विंडिक्टिव और एंग्री एटीट्यूड्स हैं, ये हट जाएंगे अगर आपकी कौम, आपकी कौमी मईशत और आपकी जो आपका सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है वो अगर रास्ते पे चल पड़े एक दफा, इस मायूसी से निकल आए, तो हो सकता है कि आप इसको किसी मुस्तकिल लाइन पर चला सकते। इसमें जाहिर है कि जो गवर्नमेंट्स आएंगी, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स, इलेक्टेड गवर्नमेंट्स, उनके सामने फिर एक दो जो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं लेकिन डिफिकल्ट काम है मगर डेमोक्रेसी के अंदर है, वो ये भी है कि आप छोटी गवर्नमेंट करें। आपकी गवर्नमेंट बहुत बड़ी है, आपका जो एस्टेब्लिशमेंट के डिफरेंट पार्ट्स हैं उनको छोटा करने की जरूरत है, जो बहुत बड़ा जो इकोनॉमी का जरूरी हिस्सा है कि स्मॉल गवर्नमेंट। और बड़ा एक और इशू जो शायद जनरल साहब की अगर डंडा चलाने की पॉलिसी की जरूरत है तो वो एक इस पे भी है कि जो दुकानदार हैं, अनगिनत दुकानदार हैं आपके मुल्क के जो कोई टैक्स नहीं देते, वो टैक्स नेट जी में आपको लाना पड़ेगा। तो आपका रेवेन्यू जो लेजिटिमेट रेवेन्यू है ना सारी दुनिया का, इसमें गवर्नमेंट बड़ा होना छोटा होना एक अलग बात, लेकिन वो रेवेन्यू का सोर्स आपका रिटार्डेड है, उसको आपने एक्सपेंड करना है और नॉर्मल करना है। ये सारी चीजें हो जाने के बाद फिर आप छोटी गवर्नमेंट करें, आप करप्शन को कम करें, वो विद इन द रेंज ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होता है। तो बहुत उम्मीद है कि जी अगर ये जो डॉक्ट्रिन का जो मौजूदा हिस्सा है इसको अगर एग्जीक्यूट कर लिया जाए तो वेरी ग्रेट होप्स, लेकिन अगर नहीं होता तो हम तो तैयार हैं कि नहीं होता। सही। थैंक यू जी। व्यूअर्स, आज का व्लॉग आपने देखा और सुना भी। और जाते जाते हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि थिंक एंड आस्क को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल का बटन भी दबा लें। और एक और अनाउंसमेंट है कि हम प्रोफेसर मारिक हैदर साहब का अलग से एक जो चैनल है वो भी हम स्टार्ट करने वाले हैं जल्दी। आप बहुत सारी चीज़ें इन वीडियो समेत और भी बहुत सारा स्टफ जो है सोचने से, सवाल करने के हवाले से, वो आप वहाँ पे भी देखेंगे। तो उसका लिंक भी हम आपके साथ शेयर करेंगे और जैसे ही हम उसको स्टेब्लिश करते हैं आपके साथ वो भी शेयर कर देंगे। तो अगले व्लॉग्स भी देखते रहिएगा। थैंक यू।